हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्पेशल सीरीज़ के बारे में, जिसमें आपको पॉलिटी का यानी भारतीय संविधान का 500 प्लस एमसीक्यू मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, यानी एक वीडियो में 100 क्वेश्चन। यानी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें आपको टोटल 100 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आपका बिहार एसआई एग्ज़ाम हो, चाहे एडीओ हो, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम हो। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हमने ऐसा रखा है जो आपके आने वाले पेपर में डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके सामने सबसे पहले रखने वाले हैं पॉलिटी के 100 क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी का 100 एमसीक्यू आज हम इस वीडियो में देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि इसके हम 4 से 5 पार्ट लाएंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 500 क्वेश्चन तो कम से कम आपको दिया जाए, जिससे आप बिहार एसआई का मेंस में आपका काफ़ी अच्छा काम कर सके। वैसे सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही काम नहीं करेगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, जैसे अभी फिलहाल में एईडीओ होने वाला है, आने वाले टाइम में आपका एसएससी सीजीएल होगा, ठीक है, और बिहार एसएससी के एग्जाम्स हैं, तो ये कभी मतलब आने वाले सभी एग्जाम में आपका हेल्प करने वाला है। तो कुल मिलाकर इस पॉलिटी के सीरीज को अच्छे से वॉच करो और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और इसका जो पीडीएफ होगा ये 100 क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो हम जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यानी इसमें शब्द एक ऐड किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, हम सीक्वेंस वाइज लेकर के चलेंगे पॉलिटी के सभी। सबसे पहले हम मतलब जो हमारा संवैधानिक विकास है, उसके बाद संविधान का निर्माण, स्रोत, अनुसूची, इस तरह से आगे की तरफ कंटिन्यू करते चलेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि बिल्कुल सही भी है, और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। और पूरी तरह से अगर समाप्त कहे तो फिलहाल वहां पे फिर हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। ये आपके बिहार एसआई में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस में आप देखोगे तो पूछा जा चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर सालाना एक लाख रुपए खर्च करने की भी बात 1813 के तहत ही की गई थी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना। भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिए, असत्य कथन बताना है। पहला पॉइंट की लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते, जो कि बिल्कुल सही है, प्रथम वायसराय के रूप में कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। तो ये भी करेक्ट है, 1858 के द्वारा। फिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये तो सबसे पहले अच्छे से याद रखिएगा कि फिट्स इंडिया एक्ट कब कौन सा था, 1784 द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट पॉइंट आता है कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सिविल सेवकों को भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता, जी नहीं, ये 1833 नहीं, 1853 की बात थी। ठीक है, 53 की बात थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से हम जानते हैं 1909 के अधिनियम को, ऑप्शन बी। सांप्रदायिक पंचायत का अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन जो स्टार्ट किया गया वो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कि 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, ये तो करेक्ट है। इनके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, ये करेक्ट है। और प्रांतों में द्वैत शासन का है, तो फिलहाल वहां पे आपका 1919 था। ठीक है,
इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ये भी करेक्ट है। और 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में जो कि म्यांमार को भी अलग किया गया था, इन्हीं के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा, ये भी सही है। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को बरकरार रखा, जी नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे ये गलत है, असत्य हमें बताना था, ऑप्शन डी होगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? तो पहली बार यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाने के प्रावधान किस अधिनियम में था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था? तो इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था, तो यहाँ पे बी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट हो रहा है। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अलग किया गया था कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में असत्य हमें बताना है। तो देखिए, असत्य अगर हम देखा जाए तो पहला पॉइंट कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी, सही है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सबसे ज्यादा ये चीज पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा? 1861, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जी नहीं, केंद्र में द्वैत शासन तो हम जानते हैं 1935 वाला बात था, और 61 का तो कोई जो रोल है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ये सही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर बात करता है तो ये 1919 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की सिद्धांत लागू किया गया, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के दोनों करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ए हो जाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 1919 का जो 1909 का जो अधिनियम जानते, लॉर्ड मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य बताना है। तो देखिए, इसके द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया, बेसिकली ये 1937 में किया गया था, लेकिन अधिनियम आपका 1935 का था, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसने भारत परिषद की स्थापना की, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सॉरी यहाँ पे हमें सत्य बताना था, तो ये तो पहला ही सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये हमारा करेक्ट है। और इसमें भारत परिषद की स्थापना की गई थी, ये चीज गलत है। केंद्र में यहाँ पे देखिए प्रांतों में कह रहा है, जबकि 1935 के द्वारा केंद्र में हुआ था, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है। और इसके तहत भारतीय मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल और केवल ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या, 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था थी, इसमें ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर। 1919 के मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारतीय विषयों प्रांतीय विषयों को कितने भागों में मतलब किन 2 भागों में बांटा गया था? तो देखिए, एक तो हस्तांतरित और आरक्षित, यानी ट्रांसफर्ड और रिजर्व किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना।
वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 1934 में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम एन रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? तो पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, ये हमें याद रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। पहली जब अध्यक्षता होती है 9 दिसंबर 1900 जो कि आपका हमने ऊपर में देखा था 46 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, करेक्ट है। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और ये अप्रूव हुआ था 22 जनवरी 1947 को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, देखिए जब संघ बात आता है तो वहां पे आप जवाहरलाल नेहरू जी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा के सदस्यों संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें संविधान सभा के संदर्भ में, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जी नहीं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत यानी एडॉप्टेड किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा विभाग किसके पास था? तो डिफेंस जो था वो बलदेव सिंह के पास। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस संविधान से लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? सी करेक्ट है। मूल अधिकार और न्यायिक जो पुनरावलोकन है यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से, राइट आंसर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट वन, संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो का आदर्श कहाँ से ग्रहण किया गया? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क के अंतर्गत हम जानते हैं, तो ये ग्रहण किया गया जो कि सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ, ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य सोवियत संघ। नेक्स्ट आता है कि रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में सुमेलित करें। देखिए अलग अलग जो रियासत थे उनको अलग अलग तरीकों से एकीकृत किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें जैसे कि हैदराबाद, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट का सी के साथ मिलना चाहिए, फर्स्ट का सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, तो सेकंड का ए के साथ, सेकंड का ए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है। और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के द्वारा हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का स्रोत कहाँ से लिया गया? तो संविधान प्रक्रिया का संशोधन, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया, ऑप्शन सी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब प्रांतीय वर्ड आता है तो वहां पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर कौन नहीं थे तो पटेल भाई इसमें नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न की समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा प्रस्तावना का जो उद्देश्य होगा वो हम यूएसए से याद रखते हैं और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 इसमें कितने भाग थे? तो टोटल 22 भाग उस वक्त थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
तो कैबिनेट मिशन का सदस्य अगर देखा जाए तो क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं थे, इसलिए डी को टिक करेंगे। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे देखें तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की साधारणता कितनी जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था? तो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर डी होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। सी बिल्कुल सही होगा। देश बंटवारे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था बॉम्बे से। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, अंबेडकर जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, किसके प्रस्ताव पर गठित किया गया था? किसके प्रस्ताव पर? तो कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इनको सौंपा गया था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इनके पास कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह, सूचना और प्रसारण। ठीक है, गृह, सूचना और प्रसारण। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में सी राजगोपालचारी के पास कौन सा विभाग था? तो सी राजगोपालचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री के रूप में थे। यहाँ पे टी होगा। और यहीं पर अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? तो जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति, उद्योग तथा आपूर्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? स्टार्टिंग में इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल होते हैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में कौन सा विभाग मिला था? तो इनको वित्त विभाग मिला था। ठीक है, वित्त विभाग, ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा विभाग किसके पास था? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? ये प्रश्न अच्छा है। टोटल 114 दिन बहस हुआ था, इसलिए सी याद रखिएगा। जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना है कि इसमें टोटल जो कि 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है कि संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा हाथी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान में रखिएगा, संविधान के मूल संस्करण के सौंदर्यीकरण और सजावट से जुड़े शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों में से कौन थे? तो उनका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है, कैलीग्राफी है, वो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे बसंत कृष्ण वैद्य, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत, तो आपने देखा होगा, लगाया जाता है, किसी भी सदन से उठाया जा सकता है। तो ये ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से। तो यहाँ पे सही आंसर बी को टिक करेंगे। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन यानी नामांकन, नॉमिनेशन करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आप आय कमाएंगे, मतलब आपके पास आय होगा, तब जाकर के आपका नाम होगा। आजकल के जनरेशन में तो यही हो गया ना कि आय है आपके पास तो आपका नाम है, आपको लोग पहचानेंगे। तो इस तरह से याद रखिए कि मनोनयन यानी जो नामांकन है वो आपका ग्रहण किया गया है आयरलैंड के। सही, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर में कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कि प्रस्तावना का उद्देश्य जो है वो यूएसए से लिया गया। तो अगर उद्देश्य पूछा जाए तो फिर वहां पे हम यूएसए को टिक करेंगे।
फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो कहाँ से ग्रहण किया गया? तो राइट आंसर बनेगा यूएसए। ठीक है, ऑप्शन बी यूएसए से। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये कनाडा याद रखना है, ऑप्शन ए कनाडा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रिपब्लिकन सिस्टम की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई है। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि परमाधिकार जो लेख है यानी प्रीरोगेटिव जो राइट्स है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि व्यवस्था कहाँ किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली से ली गई है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में न्यायिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो हमारा यूएसए से ग्रहण किया गया। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया? देखिए, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो ग्रहण किया गया है यूएसए से, ऑप्शन बी यूएसए से। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत जो किस देश से लिया गया? ऑप्शन बी यूएसए से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित होकर के लिए गए थे? ये जब क्रांति आपको दिखी जा रहा है तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए से ग्रहण किया गया, बी। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार किस देश से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो शक्ति विभाजन यहाँ पे कनाडा हो जाएगा, राइट आंसर बी। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है जिसके लगभग 250 अनुच्छेद या तो शब्दतः लिए गए या थोड़े परिवर्तन के साथ लिए गए? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा प्रभाव इसी का पड़ता है हमारे संविधान पर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो कि थी बात की जा रही है तो 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में आपका 12 है। अगला है कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का विवरण किस अनुसूची में दिया गया? तो शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात करें तो ये तीसरी में है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में? तो सीटों का आवंटन राज्यसभा में वो आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाएं के साथ 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया? तो ये 4 जो राज्य हैं इनके बारे में 6ठी अनुसूची में कहा गया, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही भी है। 10वीं अनुसूची को यहाँ पे 42वें नहीं 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये एक चीज हम कह सकते हैं कि गलत है, सही बताना था। तो ऑप्शन ए तो पहले ही यहाँ पे सही हो गया। 11वीं अनुसूची न्यायपालिका से नहीं, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज्य से होगा, ठीक है। और 12वीं अनुसूची न्यायपालिका से होगा। संघ सूची में वर्तमान में यहाँ पे संघ सूची में 100 विषय है, ये ध्यान रखिएगा 100 विषय है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए आपका सही था। 11वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे बी हो जाता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किस अनुसूची में? तो राइट आंसर बी बनेगा 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। तो देखिए, असत्य कथन अगर हमें बताना है तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, ये भी सही है। और पुलिस और कृषि जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, नहीं, ये राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची का विषय। तो असत्य हो गया ऑप्शन सी, जनगणना संघ सूची में आता है, ये तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट आता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केवल और केवल संघ को। न्यायपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो न्यायपालिका की जब बात की जा रही है तो ये 12वीं अनुसूची में आ जाता है, ठीक है, 12वीं अनुसूची में।
आर्थिक योजना और शिक्षा किस सूची के विषय हैं? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय होगा। ऑप्शन सी हो जाता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, इसलिए ए हो जाता है, जनगणना संघ सूची। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये जो अन्य 4 भाषाएं हैं, 15 सिंधी था, उसके बाद 3 जोड़ा गया था ऊपर में, और फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया, और ये 4 आपका वही है। तो टोटल हो जाते हैं 22। ठीक है, पहले 14 थे मूल, और 15वां सिंधी, और बाकी 3, फिर उसके बाद 4, तो टोटल 22 ये है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ऊपर में हमने बात किया था कि 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। सी विल बी करेक्ट आंसर। किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची का जो संबंध होगा वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की गतिविधियां हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही, टोटल 100 क्वेश्चन हमने देखा, और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, और 100 में से आपने कितना स्कोर किया। अगर आपने सेट के थ्रू इसे लगाया है तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।